नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं अरबी ग्रामर और मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा। अरबी ग्रामर के दो हिस्से हैं, एक है इल्म सर्फ़ और एक है इल्म नहव। इल्म सर्फ़ का ताल्लुक़ है कॉन्जुगेशन और वर्ब्स के साथ, जबकि इल्म नहव का ताल्लुक़ है सेंटेक्स ऑफ ए सेंटेंस के साथ, कि किस तरह मुख्तलिफ़ वर्ड्स और फ्रेजेस एक जुमले के अंदर प्लेस किए जाते हैं। नहव का लग़वी मानी किनारा और तरफ़ है, क्योंकि नहव डील करता है अल्फाज और कलिमात के आखिरी हरफ के एराब के साथ, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। ये इल्म इसलिए सीखा जाता है ताकि अरबी अबारात को समझने में जहन को लफ्ज़ी गलती से बचाया जाए। ये जुमलों की तरकीब और उनको बनाने के असूल व कवायद को समझने का इल्म है। इसके वाज़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब कुरान की तालीम अरब से बाहर निकली अजमी लोगों में, तब ये डर या खौफ पैदा हुआ कि कहीं कुरान को समझने में गलती ना कर दी जाए। तब लोगों को इस गलती से बचाने के लिए ये इल्म वज़ा करने का हुक्म दिया गया। नहव ये वो इल्म है जिसमें इसम, फ़ेल और हरफ को जोड़ने का तरीका बताया जाता है। इसम, फ़ेल और हरफ जुमले के अज्जा होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वैसे अरबी में सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इसके अलावा मौरब और मबनी होने के लिहाज से इन तीनों कलमों को, यानी इसम, फ़ेल और हरफ को, इनके आखिर की हालत मालूम की जाती है। मौरब और मबनी से मुराद ये है कि उनके आखिरी हरफ पर क्या एराब आएगा, या वो एराब मुहल्लन होगा या लफ्ज़न होगा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आ जाएंगी। अब देखते हैं लफ्ज़ क्या है। हर वो शय, लफ्ज़ का लग़वी मानी फेंकना है, और हर वो शय जो अल्फाज की सूरत में इंसान तलफ़ुज़ करता है, यानी मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, ये इसका इस्तिलाही मानी है, उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के लिए एक और नाम कलिमा भी इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ मुहमिल भी हो सकता है और मौजू भी। मुहमिल एक मीनिंगलेस लफ्ज़ होता है और इसका अरबी में कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हम यहीं ड्रॉप कर देते हैं। लफ्ज़ मौजू जो होता है या कलिमा जो होता है, उसकी 3 डिवीज़न्स हैं बेसिक। पहला है इसम। इसम एक इलामत या बुलंदी को कहते हैं, और इसम वो कलिमा होता है जो एक मानी पे दलालत करता है और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। जैसे ज़ाइदुन एक शख्स का नाम है, फ़रसुन घोड़े का, और मक्का शहर का। फ़ेल भी एक ऐसा कलमा है जो एक मानी पे दलालत करता है, लेकिन इसका इसम के साथ फ़र्क ये है कि इसमें ज़माना पाया जाता है। यानी फ़ेल माजी पुरानी बात, गुज़श्ता ज़माना, फ़ेल हाल मौजूदा, और आने वाला मुस्तक़बिल। जैसे ज़ौरबा यज़रिबु और इज़रिब। फिर हरफ है। हरफ एक ऐसा कलमा है जो ना तो किसी मानी पर दलालत करता है, ना ही इसमें ज़माना पाया जाता है। ये अपना मुकम्मल मानी देने के लिए इसम और फ़ेल का मोहताज होता है। जैसे मिन और इला। मिन के अंदर किसी सफ़र की या किसी चीज़ की इब्तदाई का कॉन्सेप्ट है, और इला में उसकी इंतहा का, लेकिन ये मानी तब सामने आएगा जब ये एक जुमले में इसम के साथ जुड़ेगा। जैसे मिनल मदीनती इलल मक्का, के मदीना से मक्का तक। तो ये जो तीनों कलिमात हैं, इसम, फ़ेल और हरफ, इनके मजमूए बनाए जाते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और इनके 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे आप देखें, इसम हरफ से जुड़ सकता है और इसम फ़ेल के साथ जुड़ सकता है। इसमें इसम और हरफ के अलावा हरफ फ़ेल से भी जुड़ सकता है। तो इन सब को जब आपस में जोड़ें तो इससे हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस आते हैं। लेकिन उन 6 कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ 2 ऐसे होते हैं जो फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इस बात की वजाहत आगे आती है। कलिमात को जोड़ना। कलिमात को जब जोड़ते हैं तो एक मुरक्कब बन जाता है। मुरक्कब वो है जो 2 या 2 से ज़्यादा मानी पे दलालत करे। मुरक्कब 2 तरीके से होता है। एक मुरक्कब नाक़िस, या उसको गैर मुफीद भी कहते हैं, जो अपना मुकम्मल मानी नहीं देता और सुनने वाले को बात समझ में नहीं आती। दूसरा होता है मुरक्कब मुफीद,
مرکب مفید کو مرکب تام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس میں کہنے والا بات کہہ چکے اور سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو، یعنی مرکب مفید اپنا مکمل معنی دیتا ہے، اور کہنے والا بات کہہ کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ مثال کے طور پر زید کتبہ یعنی زید نے لکھا، یا پھر اضرب مطلب تم مارو۔ تو یہ مرکب جو ہے یہ آگے دو ڈویژنز میں آتا ہے، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں اس کے کہنے والے کو اس جملے کی بنا پر جھوٹا یا سچا کہا جا سکے، جیسے زید قائم یعنی زید کھڑا ہے۔ پھر ہے جملہ انشائیہ۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز پیدا کرنا، اور اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس سے کہنے والے کو اس کی وجہ سے جھوٹا یا سچا نہیں کہا جا سکتا، جیسے لا تضرب تم مت مارو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے جملہ انشائیہ کو جس طرح ہم نے مرکب مفید کو یہیں روک دیا ہے، ویسے جملہ انشائیہ کو بھی ادھر ہی روکتے ہیں، اس کی بارے میں تفصیل بعد میں آئے گی۔ ہم جملہ خبریہ دیکھتے ہیں۔ جملہ خبریہ جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک ہے جملہ فعلیہ اور ایک ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ خبریہ کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ۔ ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ، اور مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مسند الیہ اگر جملہ خبریہ اسمیہ میں آ جائے تو مبتدا بن جاتا ہے، اور مسند الیہ اگر جملہ خبریہ فعلیہ میں آ جائے تو فاعل بن جاتا ہے۔ اور مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند اگر جملہ اسمیہ میں آ جائے تو خبر ہوتی ہے، اور اگر جملہ فعلیہ میں آ جائے تو فعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسند اور مسند الیہ کی ترکیب ایک مکمل جملہ ہمارے سامنے لے کر آتی ہے۔ اس کو مزید دیکھیے، جو اسم ہوتا ہے وہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، یعنی اسم اگر خبر ہوگا تو وہ مسند ہوگا۔ جملہ اسمیہ کے اندر خبر اسم یا فعل ہو سکتی ہے، اور جملہ اسمیہ میں مبتدا صرف اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل کا کمبینیشن بنتا ہے، اور فاعل اس میں ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اور فعل جو ہے وہ مسند بنے گا۔ تو یہ جملے کے کمبینیشنز ہیں جس کے بارے میں مزید تفصیل ہم اگلے لیسنز میں دیں گے۔ حرف رہ گیا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، اس لیے مکمل جملے کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ خبر، مبتدا اور فعل اور فاعل کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ لیسن یہیں تک تھا، جس میں ہم نے مرکب ناقص، مرکب مفید، جملہ خبریہ اور اس کے آگے دو ڈویژنز اور ان کے اجزاء پڑھے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ان کی مزید تفصیل آئے گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔